नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की तारीख है 28 सितंबर, दिन है मंगलवार। आज पॉलिटी का सेशन होता है डेली 30 में, और आयोग और समितियों के बारे में पहले भी हमने चर्चा की थी। कुछ और आयोग जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि अगर कोई प्रश्न यहाँ से आए तो आपका आसानी से हो जाए। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं और अगर अच्छे से रिवीजन करने चाह रहे हैं, पहले से कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है तो कोई बात नहीं, उसको रिवाइज करिए। और अगर आप अलग से रिवीजन करना चाह रहे हैं, कोई सेशन आपको ऐसा चाहिए कि आप रिवाइज कर सकें, तो उस रिवीजन के लिए आप इस टेस्ट सीरीज का उपयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन इसमें टेस्ट होंगे 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में। और ये जो टेस्ट हमारा टेस्ट प्रोग्राम है, ये सुबह 8 बजे रोज टेस्ट आपको हम दे देंगे। दिन में आप कभी चाहिए करिए, इसको अगले दिन करिए, कोई इसमें टाइम का इशू, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं रहता है। फुल टेस्ट होगा, पीडीएफ भी मिलेगा, रैंक की एनालिसिस भी आपको मिल जाएगी, कितना रैंक आपको आया, और साथ में व्याख्या सहित पीडीएफ अलग मिलेगा। सारा अपडेटेड, बिल्कुल इसमें एक एक चीज, करंट अफेयर वगैरह जितना भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, सारा आपको पीडीएफ यहाँ पर दे दिया जाएगा। इसका सदस्यता शुल्क केवल 451 रुपये है। और व्हाट्सएप पे आपको यूपीपीसीएस 20 लिख के भेजना है 63072812 पर, अगर इसकी जानकारी चाहिए। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली 30 और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। पहले भी इसको टेस्ट सीरीज में मैंने कहीं डिस्कस किया है, मॉक वगैरह में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है। तमिल, तेलुगु, मराठी, ये तीनों आप देखिए, तमिल, तेलुगु और मलयालम, ये तीन जो है इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। और जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो संस्कृत भी इसमें शामिल है, कन्नड़ भी इसमें शामिल है, मलयालम तो है ही है, मराठी नहीं है, मराठी इसमें शामिल नहीं है। तो एक इसमें आप याद कर लीजिए संस्कृत, और एक याद कर लीजिए कन्नड़, ये दोनों याद कर लीजिए। बाकी ये मराठी नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मराठी को प्राप्त नहीं है ये दर्जा, ठीक है। तमिल को 2004 से है, उसके बाद में संस्कृत, फिर तेलुगु 2008, तेलुगु और कन्नड़, मलयालम 2013, और उड़ीसा उड़िया भी है इसमें, एक उड़िया भी याद रखिएगा, उड़िया। तो ये 6 है। 2014 में उड़िया को भी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर आप देने का प्रयास कीजिए। शास्त्रीय भाषाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो शास्त्रीय भाषाएं जो होती हैं या शास्त्रीय भाषाओं में जिनको शामिल किया जाता है, इस भाषा की समृद्ध साहित्यिक विरासत होनी चाहिए जो 1500 से 2000 वर्ष प्राचीन हो, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा यहाँ पर है कि इसकी साहित्यिक परंपरा मूल होनी चाहिए जो किसी अन्य भाषाई समुदाय से ली जा सकती है। अब देखिए, 1500 से 2000 वर्ष प्राचीन नहीं भी याद है तो साहित्यिक परंपरा अगर ऐसा दिया है तो आप टिक करिए कि ये सही है। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए कि साहित्यिक परंपरा मूल होनी चाहिए, यानी कि ओरिजिनल होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए। अगर खुद की होगी तो अन्य समुदाय, भाषाई समुदाय से क्यों ली जाएगी, अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी से उसको क्यों लिया जाएगा। तो दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया, रीजनिंग का प्रश्न है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। शास्त्रीय भाषा की परिभाषा जब हम करते हैं तो यही कहते हैं कि 1500 से 2000 वर्ष पुरानी इसकी अपनी विरासत होनी चाहिए साहित्यिक, और इसकी साहित्यिक परंपरा मूल होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, किसी अन्य भाषाई समुदाय से ना ली गई हो, ऐसी होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8वीं अनुसूची में, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम ये शामिल है, भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी लिस्ट देख लीजिए, सूची देख लीजिए, असमिया, मराठी, बंगला, नेपाली, गुजराती, उड़िया, हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, संस्कृत, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, मणिपुरी, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बात हो रही है बार बार भोजपुरी की कि इसको शामिल किया जाना चाहिए, इस कारण से इस प्रश्न को सेट किया गया है। अब इसको 2-3 बार आप लिस्ट देखेंगे तभी आपको ये याद हो पाएगी। अगला जो प्रश्न है, राजभाषा आयोग की चर्चा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। उत्तर दीजिए, आंसर प्लीज तेजी से उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 1 पढ़ता है 344, आर्टिकल 344। तो आर्टिकल 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों के संदर्भ में सलाह देने के लिए एक आयोग और एक समिति की नियुक्ति का उपबंध किया गया है, तो वही है राजभाषा आयोग। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी को राजभाषा आयोग कहते हैं, जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए
हर 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर, पहले ये जब गठन संविधान का प्रारंभ हुआ था तो कहा गया था 5 वर्ष की समाप्ति पर, उसके बाद कहा गया कि 10 वर्ष की समाप्ति पर, ये दोनों चीजें याद रखिएगा, गठित किया जाएगा। और सबसे पहले 1955 में इसको गठित किया गया था। फिर एक अधिनियम बनाया गया 1963 में। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 344, इसको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश के लगभग 40% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। क्या ये सही बात है? हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग पूरे जितना भी भारत में लोग बोलते हैं भाषाएं, उनमें 40%। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है कि अंग्रेजी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में माना गया है। तो संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी ही है। कैसी है? हिंदी भाषा, है ना। और जब लिस्ट आती है यूपीएससी के सिलेक्शन की, तब उसमें से बहुत ज्यादा रिजल्ट होते हैं, तो 15-20 पहुंच जाते हैं, है ना। प्रॉपर आईएएस तो किसी को शायद ही मिलता है, बहुत कम लोगों को। तो ये एक बड़ी विडंबना भी है। अंग्रेजी मीडियम वाले बुरा नहीं मानेंगे, वो सेलेक्ट हो, वो सब कुछ हो, हिंदी के साथ भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, द्वयम दर्जे का व्यवहार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें दुनिया भर की बातें बताई जाती हैं, हिंदी में मटेरियल नहीं है, हिंदी में ये नहीं है, हिंदी में वो नहीं है। अरे ये सब है, वो क्यों नहीं है? इसको बढ़ाया जाए। मैं तो कह रहा हूँ इसको भी बढ़ाने की कोशिश की जाए ना। जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जो टॉप कॉलेज हैं, वहां पे हिंदी में पढ़ाई क्यों नहीं की जाती? जर्मन में की जा सकती है, जापान में की जा सकती है, जापानीज भाषा में, चाइना में मंदारिन में की जा सकती है, हर जगह सब कुछ किया जा सकता है, तो हिंदी में क्यों नहीं किया जा सकता, जिसकी इतनी समृद्ध विरासत है। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखिए कि 40% लोग हिंदी बोलते हैं, सर्वाधिक। अगर लिपि आपसे कभी पूछ ली जाए तो इसकी देवनागरी लिपि है। और वैसे संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया संविधान, मतलब जो संविधान अंग्रेजित किया गया वो अंग्रेजी भाषा में था। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया संविधान किस भाषा में था, तो वो अंग्रेजी में था। और यहीं से लोचा हो गया, यहीं से लोचा चालू हो गया। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका नाम है सचिन लोचा, लोचा उनका टाइटल लोचा है। तो ऐसे लोग बुरा नहीं मानेंगे। तो संविधान अल्पसंख्यकों की भाषा की रक्षा का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान करता है। अगर वो चाहे किसी भाषा को रक्षित करना है, अल्पसंख्यकों की भाषा है, तो राष्ट्रपति ऐसे प्रावधान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? भाग आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा ये भाग है? तो संविधान का जो भाग 17 है, भाग जो 17 है, इस भाग में राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान है वो किए गए हैं। क्योंकि भारत में एक भाषा तो कोई है नहीं, बहुत ज्यादा भाषाएं हैं। 1650 से अधिक भाषाएं अभी भी प्रयुक्त की जाती हैं। 63 गैर भारतीय भाषाएं भी इसमें शामिल हैं। भाग 17 उसका अनुच्छेद 343, है ना, स्टार्ट करिए और 351 तक चले जाइए। 9 अनुच्छेद, ये 43 से 50 और 151, है ना। तो 8, 1, 9 अनुच्छेद ये इसी से रिलेटेड है, राजभाषा के संवैधानिक प्रावधानों से ये रिलेटेड है। बात समझ में आ गई? तो ये 17, भाग 17 है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बात समझिए, है ना। और ये जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिसीमन आयोग का कार्य है? परिसीमन का मतलब आप समझते हैं? परिसीमन का मतलब क्या होता है? जो डिलिमिटेशंस होते हैं, परिसीमन आयोग, जो लिमिटेशंस कमीशन होते हैं, बार बार इसको गठित किया जाता है, क्या करते हैं ये? तो ये सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को समान करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमा को निर्धारित करते हैं। मान लीजिए कि कोई निर्वाचन क्षेत्र ए है, कोई बी है, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ के 10 लाख थी तो ये 12 लाख हो गई, और यहाँ पे जनसंख्या अभी 10 ही लाख पे है, तो अब अंतर हो गया ना। तो अब इसको अगली बार किया जाएगा तो कुछ यहाँ के क्षेत्र को काट के इसमें मिला के दोनों को बराबर करने की कोशिश की जाएगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो नया भी कुछ गठित कर दिया जाता है, नया संविधान निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाता है। अब वो निर्वाचन क्षेत्र अगर विधानसभा होगी तो उस हिसाब से, लोकसभा होगी तो उस हिसाब से। यदि आयोग के सदस्यों के विचारों में मतभेद है तो निर्णय बहुमत के आधार पर इसमें होता है, और परिसीमन आयोग के निर्णय किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते। ये सारी बातें सही हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये परिसीमन आयोग के बारे में सभी बातें यहाँ पर सही है। यदि आयोग के सदस्यों में वैचारिक मतभेद होगा तो ये तो सामान्य सी बात है। बाकी ये कानूनी रूप से भारतीय जो परिसीमन आयोग है, अगर कोई निर्णय देता है तो कानूनी रूप से ये लागू ही किए जाते हैं। किसी भी न्यायालय में इनको आप ऐसा नहीं कह सकते जाके क्वेश्चन कर दे कि हाँ अब इसको हम नहीं मानेंगे, इसको आप मुकदमा कर दें इन पे कि नहीं ऐसा हम मानेंगे नहीं।
और ये सभी निर्धारण नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किए जाते हैं। अभी 2011 की जनगणना के आंकड़े यूज किए जा रहे हैं। अब 2021 में जनगणना होनी थी, लेट हो गई कोविड के कारण। बात समझ में आ रही है? देखिए तब तक इसको कंप्लीट किया जाएगा, तब तक आप वही आंकड़े ठीक है, आप लोग इसी में एग्जामिनेशन को पास करके छुट्टी कर लीजिए। परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? परिसीमन आयोग कौन नियुक्त करता है? तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। और परिसीमन आयोग एक है आर्टिकल हमारा 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है, और अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये जो आयोग होता है वो क्या करता है? निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि इसका काम क्या है? जो भी निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करना, उनको उनको छोटा करना, बड़ा करना, जो भी काम ये करता है तो वो निर्वाचन से रिलेटेड है, तो इसलिए निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, देश के पहले विधि आयोग। अब विधि आयोग के बारे में, लॉ कमीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका गठन 1975 में किया गया था। और दूसरा है कि भारतीय विधि आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो भारतीय विधि आयोग अगर संवैधानिक निकाय होता तो बाद में क्यों किया जाता? 1955 में इसका सबसे पहले किया गया था, 75 ये भी गलत हो गया। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, और ये संवैधानिक निकाय नहीं है। भारतीय विधि आयोग एक संवैधानिक निकाय कहा जा रहा है, तो ये नहीं है, ना ये संवैधानिक निकाय है और ना ही एक वैधानिक निकाय है। ये भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। और इसका काम क्या होता है? जो भी कानूनी सुधार करने हैं तो कानूनी सुधारों की दिशा में काम करना। बात समझ में आ रही है? कानूनी सुधारों की दिशा में काम करना। और 1955 में पहला ये विधि आयोग गठित किया गया था, और अटॉर्नी जनरल MC सीतड़वाल की अध्यक्षता में यह गठित हुआ था 1955 में। तब से 21 से अधिक विधि आयोग गठित हो चुके हैं, और प्रत्येक का कार्यकाल जो पूछ लिया जाए आपसे कितना होता है, तो 3 साल का इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे विधि आयोग है, ऐसे ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होता है। तो महिलाओं के विरुद्ध अन्यायपूर्ण व्यवहार को रोकना, ये इसका कार्य है। महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करना, ये भी इसका कार्य है। और महिलाओं के पारिवारिक विवादों को सुलझाना, ये भी कार्य है। महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, एम्प्लॉयमेंट उनको देना, ये उसका काम नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब बताइएगा जरा, जो इस समय महिला आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? नेशनल वुमेन कमीशन की अध्यक्षता कौन है? बताइए, इसी समय कमेंट करके बताइए इस बात को, है ना। तो इसकी इसकी चेयरपर्सन कौन होंगी, है ना। तो चेयरपर्सन इसकी कौन है, बताइए। याद आया ना, एक दिन करंट में डिस्कस किया था, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा इसकी इस समय चेयर है, चेयरपर्सन भी बोला जाता है। चेयरपर्सन में तो दोनों हो गया, चेयरमैन आप अगर कहें तो वो महिला के लिए थोड़ा सा ऑड लगेगा, तो चेयरपर्सन आप बोलिए। महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करना, महिलाओं के हितों की रक्षा करना, इसका कार्य है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। ये पहला स्टेटमेंट है। क्या ये बात सही है? ध्यान से सोचिए फिर बताइए। और ये एक संवैधानिक निकाय है, 1992 में किया गया था। दूसरा तो गलत हो गया, पहला ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय महिला आयोग 31 जनवरी 1992 को स्थापित हुआ। डेट भी इसकी इंपॉर्टेंट है। सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? यह एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। और इसकी स्थापना 1992 में 31 जनवरी को की गई थी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। दूसरा यहां पर गलत हो जाएगा। आयोग में अगर देखा जाए तो एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य इसमें होते हैं। तो 1+5 ये होता है और एक सचिव इसमें होते हैं। और इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए महिला आयोग का, तो ये दिल्ली में है, ठीक है, रेखा शर्मा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, क्या ये सही है? और दूसरा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का कार्य राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार को सुझाव देना है। दूसरी बात तो बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है। एकता परिषद है तो एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ये सुझाव देगी।
सजेशन देगी, सजेस्ट करेगी गवर्नमेंट को। राष्ट्रपति नहीं, पीएम होता है इसका, प्रधानमंत्री इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा इसमें 101 सदस्य हैं इस समय प्रधानमंत्री के अलावा, और राष्ट्रीय एकता परिषद यही एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देता रहता है। बाकी प्रधानमंत्री जैसा चाहेंगे करेंगे, प्राइम मिनिस्टर तो पोस्ट ही ऐसी होती है, आप समझ सकते हैं। पीएम सीएम डीएम कहा जाता है ना, पावरफुल पोस्ट होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में 1961 में की गई थी और यह एक संवैधानेतर संस्था है। यह दूसरा स्टेटमेंट है। दोनों बातें यहां पर सही है, संवैधानेतर संस्था ये है, ठीक है। और राष्ट्रीय एकता परिषद अखिल भारतीय स्तर पर काम करती है और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, है ना। और तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है इसका, और 1961 में स्थापना हुई थी, ये भी सही है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसकी स्थापना की गई और इसमें जो सदस्य होते हैं 1961 में तो स्थापना की गई। इसमें संघ के मंत्रियों और राज्य के मुख्यमंत्रियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाते हैं। इसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं संघ के वो होते हैं, साथ में सीएम्स होते हैं जो भी स्टेट के सीएम हैं, और राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनीतिक जो दल हैं राष्ट्र स्तर के और प्रदेश स्तर के, उनके प्रतिनिधि, श्रमिकों और महिलाओं के प्रतिनिधि, ये सब भी शामिल होते हैं। कभी पूछ लिया जाए इसमें कौन कौन शामिल होता है तो इसको आपको बताना आसान रहेगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा हुआ। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उससे इसकी 1963 में कहा जा रहा है कि इसकी स्थापना हुई। सही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन है बताइए। सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन है, मिनिस्ट्री कौन सी है बताइए। सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन आता है, उत्तर दीजिए इसका। मैं रुक गया हूं इसीलिए कि इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन तो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा इसका गलत है। कार्मिक मंत्रालय के अधीन ये नहीं आता है, तो किस मंत्रालय के अधीन आता है। ये 2002 तक कार्मिक केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अब इसको कैबिनेट सचिवालय के अधीन कर दिया गया है। एक निदेशक, एक विशेष निदेशक, एक पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, संयुक्त निदेशक, ये सब इसमें और पद होते हैं। एक निदेशक होता है, उसके अलावा ये सब पद होते हैं। अपराधों की जांच करना इनका सबसे प्रमुख कार्य है। जिसकी जांच चाहती है सरकार, केंद्र सरकार जांच करवा लेती है, आप देखते ही रहते हैं। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 8 दिनों का समय दिया जाता है, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि चुनाव प्रचार मतदान आरंभ होने के 72 घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है। एक दिन ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, शायद ये एक सेशन और लिया था उसमें किया हो, तो उसमें कुछ इसमें गलत हो गया था। उम्मीदवारों को नामांकन और चुनाव प्रचार मतदान समाप्त होने के कि आरंभ होने के, इसमें कुछ विवाद था। तो उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 8 दिनों का समय दिया जाता है, तो ये तो सही है, पहला तो स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है कि चुनाव प्रचार मतदान आरंभ होने के 72 घंटे पूर्व समाप्त होता है, तो 72 घंटे गलत है, ये 48 घंटे होता है। अब 48 घंटे मतदान प्रारंभ होने के कि मतदान समाप्त होने के, मतदान प्रारंभ होने के कि मतदान समाप्त होने के। अब ये थोड़ा सा विवाद था पिछली बार जब हमने इसको क्वेश्चन को दिया था, मुझे याद आ रहा है। तो यहां ध्यान दीजिए, मतदान समाप्त होने के, यहां पे प्रचार, ये आरंभ होने के नहीं, यहां पे करिए समाप्त। ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने फिर से लिया, समाप्त होने के 48 घंटे, 72 भी नहीं 48 घंटे। ये एक्चुअली व्याख्या में गलत दिया है, इसी कारण से ये गलत डिस्कस भी हुआ है। जैसे कई बार होता है जब सामने आपकी चीजें होती हैं, पता कुछ है आपको सही, लेकिन सामने जब लिखा हुआ ऐसा आएगा, कुछ पता नहीं कहां से कुछ गलत हुआ है, तो पहला तो सही है दूसरा गलत है। तो यहां पर इसको मैं करेक्ट करूंगा, ये वाला यही गलत दिया था कि मतदान प्रारंभ होने नहीं, यहां पे करिए समाप्त होने। इस क्वेश्चन को 15 नंबर क्वेश्चन को अभी सही करना है, नोट कर लीजिए इसको। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन मैं यहां बोल रहा था, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता बनाना, ये चुनाव आयोग का कार्य है, बिल्कुल सही बात है।
ये काम वो करेगा। चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को सलाह देता है, ये भी सही है। विवादों की जांच के लिए निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करना, ये भी सही है। टिकट का बंटवारा ये क्यों करेगा, पार्टियां फिर क्या करेंगी, पैसा कहां से आएगा, समझ रहे हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चुनाव आयोग का कार्य टिकट बांटना नहीं होता है। चुनाव को संपन्न कराने से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो चुनाव आयोग करेगा, बाकी टिकट बांटने का काम तो पार्टियां करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य है, मतदाता सूची तैयार करना, सही है, उन्हें संशोधित करना, चुनाव की तिथि तथा कार्यक्रम की घोषणा करना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद राज्य विधानमंडल के चुनावों का अधीक्षण निर्देशन, ये सब करना। तो ये केंद्रीय चुनाव आयोग जो है उसी की बात हो रही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे काम ये करता है, ये सारे काम चुनाव आयोग करता है। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अलग अलग प्रश्न पूछा था। राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी, उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न, लोकसभा राज्यसभा कौन संपन्न कराता है, सब चुनाव आयोग कराता है। बात समझ में आ गई, सब चुनाव आयोग ही कराता है, जितने भी ये काम है सब चुनाव आयोग, चुनाव जो ये कराने के काम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति से अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटा सकता है। सब भारतीय संविधान की अगर बात किया जाए तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए कोई योग्यता वहां पर निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति से अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन यहां पर इसका सही हो जाएगा। नॉर्मली 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी इसमें पहले पूरा हो, दोनों में से जो भी पहले हो, इनका कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति लेके अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अन्य चुनाव आयुक्त जो है ठीक है उनको हटा सकता है, लेकिन बाकी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी बात अगर की जाएगी तो उसको हटाया जाएगा। कैसे, उसको हटाया जाएगा महाभियोग के द्वारा। इनके वेतन भत्तों में जो शर्त है कि पद पे रहते हुए परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इन पे भी लागू होती है। तो ये ध्यान रखना, संविधान में कोई जो योग्यता है वो ऐसे बताई नहीं गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 से पहले चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते थे। ये पूरा टॉपिक ही मैंने आज ले लिया कि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो इसमें 1989 के पहले की अगर बात की जाए तो केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था पहले। बी ऑप्शन का यहाँ पे चुनाव करिए। और चुनाव आयोग के आयुक्तों की निश्चित संख्या बताई भी नहीं गई है। 89 के पहले केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था। 1990 में पहली बार क्या किया गया, 2 और आयुक्तों को नियुक्त किया गया। तो 1+2 टोटल इसमें हो गए 3 सदस्यीय ये बन गया, 3 मेंबर्स इसमें हो गए। आयोग के जो मुख्य आयुक्त है उसको लेके चुनाव आयोग का जो सबसे बड़ा कर्ता धर्ता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, अभी किसको, यूपी कैडर के कौन से आईएएस थे जिनको यहाँ पे मेंबर बनाया गया है, वो चुनाव आयुक्त बनाया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं चुनाव आयुक्त बनाया गया, उनका नाम टाइप कीजिएगा। एक दिन हमने करंट अफेयर में इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, चुनाव आयोग सत्ता दल के अधीन कार्य करने वाली एक संस्था है। जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, केजरीवाल जी क्या कहते रहते हैं कि बीजेपी के अधीन ही ये काम करने वाली संस्था है। चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाता है। अगर अधीन होगा तो निष्पक्ष नहीं होगा और निष्पक्ष होगा तो अधीन नहीं होगा। बातें तो ये सही है। केजरीवाल जी कहते हैं, उनकी बात यहाँ पर मत मानिएगा, वैसे बड़े अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होने चाहिए, वो पढ़े लिखे हैं, परिचय भी उसका देते रहते हैं, लेकिन उनकी ये बात यहाँ पे मत मानिएगा। तो पहला गलत है, दूसरा यहाँ पर सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो हमारे देश में चुनाव आयोग के नाम से एक जो स्वतंत्र संस्था है, ये स्वतंत्र है कितनी, ये तो एक कई बार राजनीतिक मुद्दे उठते हैं तो अलग अलग पार्टियां जिनकी गवर्नमेंट होती है वो बताती हैं स्वतंत्र है, और जिनकी नहीं होती है वो कहते हैं कि नहीं परतंत्र है, गवर्नमेंट से प्रभावित। लेकिन हम लोगों को अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था के तौर पर ही इसको पढ़ना है। और इसमें 1+2 की बात है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। सितंबर 2021 में किस देश में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का फैसला किया? समलैंगिक विवाह को वैध करने का फैसला, कोई ये छोटी न्यूज नहीं है। समलैंगिक विवाह का मतलब ये होता है कि जैसे नॉर्मली विवाह मेल और फीमेल के बीच में होता है, अगर ये विवाह होता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दिक्कतें इसमें भी हैं, जाति धर्म इन सबको लेके,
अगर मेल मेल विवाह करने लगे और फीमेल फीमेल विवाह करने लगे तो इसको समलैंगिक कह देंगे। एक लिंग वाले लोग विवाह कर रहे हैं। प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो अगर बच्चों की चाहत है, संतति आगे चाहिए, तो इसमें संभव नहीं है। आपस में कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। अब ऐसे विवाह को वैध करने का काम अभी किया है स्विट्जरलैंड ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और स्विट्जरलैंड ने इसमें फिर और व्यवस्थाएं की भाई, उन्होंने कहा अधिकार है ना। अब पश्चिमी यूरोप का कोई भी देश नहीं बचा है, अंतिम देश में से मतलब एक ये हो गया है जहां पर इसको वैध किया गया है। इटली एक देश है, इटली उसमें विकल्प में दिया था, इटली को मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया। इटली अकेला देश बचा है जो कि यहाँ पर देखिए इटली दिया है ना, इटली में अभी समलैंगिक विवाह को वैध नहीं किया गया है। सभी जोड़ों के लिए शादी के विकल्प को खोलने के अलावा सरकार ने यहाँ पर और भी कानून बनाए हैं। भाई जोड़े तो यही हैं, मान लीजिए कोई स्वीटी स्वीटी से प्यार करती हैं और कोई नंदू नंदू से प्यार करते हैं, तो वो आपस में है ना शादी कर सकते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि जन्म संग्रह कर लो भाई, जैसा भी हो उसमें जैसा भी होगा मान लिया जाएगा, ठीक है, ये इन्होंने कहा। और उसके बाद में इसमें इन्होंने ये भी कहा कि शादी तो होगी ही, और विषम समलैंगिक जोड़ों की जैसे भी समलैंगिक जोड़ों की होती है, ये भी इन्होंने कहा है कि इसमें मतलब बच्चे गोद भी ले सकते हैं। और बच्चे, ये भी इन्होंने एक कानून बना दिया कि जो स्पर्म बैंक है वहां तक भी वो पहुंच सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसा भी हो कि अपने स्पर्म से कुछ करना चाहते हैं, वो संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, तो स्पर्म बैंक तक पहुंच भी इनको प्रदान कर दी गई है। बच्चे गोद लेने की, वे बच्चे कहाँ से आएंगे, तो गोद ले लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर किया गया है। खैर इतना ज्यादा झमेले पड़ने की जरूरत नहीं है, जो नेचुरल है वैसा ही सब ठीक रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है ये वाला प्रश्न है, कौन सा देश दुबई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? जब इस तरीके के प्रश्न पूछे जाए दूसरा, तो या फिर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, न्यूज में रही है घटना, या दूसरा कारण कभी कभी यह होता है कि भारत से रिलेटेड होता है। दुबई ने अभी एक आंकड़े जारी किए, उसमें कहा कि जो हमारे साथ व्यापारिक भागीदार देश हैं उसमें भारत का स्थान दूसरा है। प्रथम स्थान इसने कहा चीन का है, उसके बाद में किसका है, दूसरा भारत का हो जाएगा, और तीसरा इन्होंने कहा कि अमेरिका का है। तो भारत सेकंड पोजीशन में इसके साझेदार के तौर पर है, इस कारण से इंपॉर्टेंट है। कितना व्यापार है ये याद रखना जरूरी नहीं है। आकाश प्राइम मिसाइल के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए, कौन सा इसमें रॉन्ग है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड परीक्षण में ये बड़ी की मात्रा होती है, आईटीआर से करा गया, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से, सही है। और इसे स्वदेशी सक्रिय आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर से लैस किया गया, ये भी सही है। यह एक मध्यम दूरी की मोबाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये गलत है क्योंकि हवा से नहीं, सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा, सतह से हवा में मार करती है, ठीक है। तो ये अभी सुधरा हुआ इसका वर्जन है, आकाश तो पहले से ही है, प्राइम इसका और आप कह सकते हैं अपडेटेड अपग्रेड किया हुआ वर्जन है, और इसकी रेंज 50 से 80 किलोमीटर तक है, तो ये भी सही है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आकाश के बारे में, ये सतह से हवा में मार करने वाली है, सरफेस टू एयर है, ये ध्यान रखना, सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है, डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। और इसकी अगर बात की जाए तो ये उच्च स्थान पे जब जाएगी, कम तापमान जहां पे होगा उसके उस वातावरण में भी काम करने में सक्षम बना दी गई है। 18,000 मीटर की ऊंचाई तक यह काम करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। नागालैंड के मीठे, यहाँ पे देखिए प्रश्न गलत सेट हो गया है, यहाँ पे ये गलत है। मीठे खीरे को भौगोलिक पहचान टैग प्रदान किया गया, ये किस राज्य का उत्पाद है? यहाँ पे पहले ही गलत लिख गया है, नागालैंड के नहीं, तो यहाँ पर ये नागालैंड का उत्पाद है। चलिए एक क्वेश्चन आपका ये फ्री में आपको मिल गया है ना, तो समझ लीजिए आयोग ने इसको डिलीट कर दिया। तो मीठा खीरा अभी इसको जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग जब दिया जाता है तो वो चर्चा में आ जाता है ना। जीआई टैग एक विशिष्ट भौगोलिक मूल का प्रतिष्ठा का द्योतक है ना, और ये केवल उत्पाद की प्रामाणिकता को दर्शाता है, ये आप ऐसा नहीं कह सकते, ये उस विधि को भी दर्शाता है जिससे इसको बनाया जाता है। तो खीरा तो खैर नहीं बनाया जा रहा है, इसमें विधि भी शामिल है, ये ध्यान रखिएगा, प्रोसेस भी शामिल है
केवल प्रोडक्ट शामिल नहीं है, उत्पाद ही केवल शामिल नहीं है, इसमें विधि यानी कि प्रोसेस भी शामिल है। जैसे गुड़, अब कहीं का गुड़ अगर शामिल है, जैसे केरल का गुड़, अब उसको जीआई टैग दिया गया है, तो किस प्रोसेस से वो बनाया जा रहा है, गुड़ बनाने की प्रोसेस को भी उसमें शामिल किया जाता है। ऐसे ही नागालैंड का ये खीरा है, और ये जो स्वीट कोकम्बर है, ये जाइए नागालैंड कभी खाइए, इसको देखिए, मिठास और अनोखा रंग है इसका, पोटेशियम से भरपूर होता है, कैलोरी इसमें कम होती है। कैलोरी बर्न करने की आप लोग दुनिया भर की युक्तियां करते हैं ना, खाते ज्यादा है, खर्चा कम होता है। जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो देखिए 8 रोटी खा जाएंगे, तब भी उनके फैट नहीं जमता, क्योंकि इतना बर्न हो जाता है, रात दिन वो मेहनत करते हैं। हम लोग फिजिकल वर्क नहीं करते, और फिजिकली जब व्यक्ति एक्टिव नहीं रहेगा तो थोड़ा सा उसको फैट गलाने में तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो पेड़ यहाँ पे जैसे टमाटर और नागा राजा मिर्च, इसको भी क्षेत्रीय रूपों, इनका जो क्षेत्र है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग तो मैंने आपको बताया ही, ये प्रोसेस भी इसमें शामिल होता है। यूपीएससी में ये पूछा जा सकता है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी कौन सी है? ये पोल हुई और इसमें सबसे उत्कृष्ट कंपनी भारत में जो घोषित की गई है वो एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक को सबसे उत्कृष्ट कंपनी इसमें घोषित किया गया। और ये एशिया मनी पोल जो की गई है, इसमें जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं भारत में, उनमें सबसे ज्यादा ओटीसी को मिले हैं। समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी का सम्मान इसको दिया गया है, और एशिया की सबसे उत्कृष्ट कंपनी पोल के रूप में ये जाना जाता है। एशिया पोल जो है, एशिया मनी का जो पोल है, और ये सूचीबद्ध कंपनियों को स्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय प्रदर्शन उनका देखा जाता है, कैसे वहां पे मैनेजमेंट है, उसमें कैसे एक्सीलेंस है, मैनेजमेंट एक्सीलेंस को देखा जाता है, और उसमें जो सीएसआर पहल है उसको भी देखा जाता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे रिलेशंस कैसे हैं उसको देखा जाता है। तो इन मुद्दों पर एचडीएफसी बैंक सबसे खरा उतरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, 28 सितंबर को मनाए गए विश्व रेबीज दिवस 2021 की थीम क्या है? तो पहला फैक्ट तो ये याद करिए कि 28 सितंबर को मनाया जाता है, सुमेलित करने में दे सकता है। और इस बार इसकी थीम है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर 28 सितंबर को ही मनाया जाता है। मनुष्य और जानवरों दोनों को ये प्रभावित करने वाला रेबीज जो है ना, रेबीज के अगर कुत्ते काटते हैं तो आपको क्या लगवाना पड़ता है, याद है कुछ? कभी कुत्ता काटा है? और रेबीज है क्या? वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है, ये जरा बताइएगा। रेबीज क्या है? रेबीज वायरस है कि बैक्टीरिया है ना? इसके लिए टीका लगाना पड़ता है। रेबीज एक वायरस होता है, रेबीज एक वायरस होता है, और ये कोई भी जब एनिमल इन्फेक्टेड होगा इससे, रेबीज से, तो उसके सलाइवा में ये होता है, और वो जैसे बाइट किया, कुत्ते ने काटा, तो वो आपके शरीर में जा सकता है, इसीलिए तुरंत टीके लगवा लिए जाते हैं। बहुत खतरनाक ये होता है, इसमें पागलपन बिल्कुल हो जाता है, अजीब स्थिति हो जाती है, व्यक्ति की मौत हो जाती है। 23 जून 2021 को गोवा को रेबीज मुक्त घोषित किया गया था। वहां के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसको, गोवा को रेबीज मुक्त 23 जून को घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, एक प्रश्न पूछा जाता है किस क्षेत्र में, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। गृह विज्ञान, चिकित्सा, गणित, ये सब विज्ञान है। साहित्य इसमें नहीं आएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लिस्ट बहुत लंबी है, पुरस्कार किसको दिया गया ये नहीं पूछा जाएगा, है ना। और CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के 80वें स्थापना दिवस के दौरान ये अभी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। 45 वर्ष से कम आयु के जो वैज्ञानिक होते हैं, जीव विज्ञान, रसायन, इंजीनियरिंग, वायुमंडल, महासागर, गृह विज्ञान, जिससे भी रिलेटेड, गणित, तो इनसे 45 साल से कम उम्र के वैज्ञानिकों को ये दिया जाता है। 5 लाख रुपए इसमें नगद दिए जाते हैं। वेंकैया नायडू ने ये पुरस्कार इस बार दिया है, 11 वैज्ञानिकों को ये मिला है। अब ये पूरी लिस्ट दी है, मेरे ख्याल से ये नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिस्ट यहां पर दे दी है मैंने, मन करेगा तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के ऑलराउंडर खिलाड़ी मोइन अली ने टेस्ट मैच करियर से संन्यास की घोषणा की, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑलराउंडर थे, मोइन अली थे, नाम इनका था, टेस्ट मैच कैरियर से अभी इन्होंने संन्यास लिया है, किस देश के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका, इंग्लैंड, अफ्रीका, पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो सारा ये छूट गया है, इसकी मात्रा ही
छूट ही जाना चाहिए, नालायक किस्म का देश है। तो ये जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। कहाँ के खिलाड़ी थे? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने अभी 34 साल की इनकी उम्र है, 2014 में इन्होंने खेलना शुरू किया था और उसके बाद में ये अभी इन्होंने संन्यास लिया है। और इनके बारे में खैर डिटेल पूछा नहीं जाएगा। 5 विकेट हाल सहित 195 टेस्ट विकेट लिए हैं और अपने टेस्ट कैरियर के दौरान 5 टेस्ट मैचों में शतक भी बना चुके हैं, ऑलराउंडर थे। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने पदक जीते, है ना? यहां पर एग्जैक्ट क्वेश्चन ये बनेगा, रजत पदक कितने जीते? रजत रजत पदक के बारे में ये बात हो रही, कितने रजत पदक जीते। तो विश्व तीरंदाजी में भारत ने जो, क्योंकि आजकल ऐसे फैक्ट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फैक्ट वाले प्रश्न, तो इन्होंने जो भारत ने पदक जीते हैं, रजत पदक कितने जीते हैं? रजत पदक याद रखिएगा, तो ये 3 जीते हैं, 3 रजत पदक 3 जीते हैं। और ये जो पदक हैं ये तीरंदाजी में जीते गए हैं। 2021 की ये विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप है, उसमें जीते गए हैं। महिला कंपाउंड व्यक्तिगत, महिला कंपाउंड टीम और कंपाउंड मिश्रित टीम प्रतियोगिताओं में ये 3 रजत जीते गए हैं। और इसके अलावा विजयवाड़ा की बेनाम ज्योति सुरेखा विश्व चैंपियनशिप में 3 रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी है। 3 श्रेणियों में प्रत्येक में इन्होंने पदक जीते हैं, 25 साल की है। तो 3 पदक, ये रजत पदक की बात हुई, कितने रजत पदक जीते। ऐसे आजकल स्टूपिड टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं संख्या पे, तो रजत पदक याद रखिएगा। भारत मौसम विज्ञान ने चक्रवात गुलाब के उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर के टकराने के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया। चक्रवात गुलाब का नाम किस देश ने रखा है? कोई ना कोई देश चक्रवातों का नाम रखता है, इसका क्रम होता है, उस हिसाब से नाम रखा जाता है। तो जो गुलाब नाम रखा है, साइक्लोन गुलाब, ये पाकिस्तान के द्वारा रखा गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा रखा गया है? पाकिस्तान के द्वारा ये नाम रखा गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। बी ऑप्शन, पाकिस्तान ने इसका नाम रखा। अब अभी आगे प्रश्न इस पे और हम कर सकते हैं कि किन किन राज्यों को इसने प्रभावित किया। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, तो यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। गुलाब नाम जो रखा गया है, ये मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, एशिया प्रशांत पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा, मतलब ये सूची, अच्छा सॉरी, गुलाब नाम चक्रवात के नामों की सूची से ही रखा गया है जो इसके द्वारा बनाई जाती है, ये बात यहां कहा जा रहा है। और ये जो पैनल है इसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब शामिल हैं। और चक्रवातों का नाम इस क्षेत्र के यही लोग चुनते हैं। तो भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने इसको चुना है। तो ये रहा आज का डेली 30। आप लोग इसको देखिए। बाकी आपको इसके बारे में कोई जानकारी लेनी हो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में, तो आप 6307281212 को व्हाट्सएप करिए या डायरेक्ट आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।